नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ और वो भाषण सुन के मुझे 1996 में 1996 में लोकसभा में जो उस समय के प्रधानमंत्री जो 13 दिन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस विश्वास मत पर जो अब उनका उस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे अटल जी, तो उनका जो भाषण था उसकी याद आ गई। उस दिन अटल जी संसद को नहीं संबोधित कर रहे थे, वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और उसका असर राष्ट्रव्यापी हुआ, जिसने 1998 में बीजेपी को केंद्र में सत्ता में बिठा दिया। और योगी जी का जो गुरुवार का भाषण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, मेरा मानना है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा को नहीं संबोधित कर रहे थे, वो वहाँ मौजूद विधायकों को संबोधित नहीं कर रहे थे। और कुछ जो थोड़ा दिमाग से कम लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है, जो लोग समझते हैं कि फलां को जवाब दे दिया। योगी जी जब बोल रहे थे और पहले भी जब बोलते हैं तो वो बृहत्तर हिंदू समाज को संबोधित करते हैं। तो 4 जून 2024 के बाद सनातनियों में जो निराशा का भाव आया था, भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो किसी लाभ की अपेक्षा के बिना विचारधारा के आधार पर पार्टी से जुड़ा है और उसके लिए काम करता है, उन दोनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है, एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने हिंदुओं को एक संदेश दिया। और कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक संदेश है, फला गुट के लिए, फला नेता के लिए। मुझे नहीं लगता। उन्होंने जब कहा कि वो यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, तो वो उस समय भी बृहत्तर हिंदू समाज को संबोधित कर रहे थे कि ये मैं नाली खड़ंजे वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ और मैं प्रतिष्ठा पाने के लिए भी इस पद पर नहीं आया। मुझे अपने मठ में मठ के पीठाधीश्वर होने के नाते जो प्रतिष्ठा मिली हुई है वो इस प्रतिष्ठा से बड़ी है। तो प्रतिष्ठा की चाह में नहीं आए हैं, सत्ता की चाह में नहीं आए हैं। योगी हैं, सन्यासी हैं, तो किस लिए आए? वो एक परिवर्तन के लिए, एक बदलाव के लिए आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उसी की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए आए, हिंदू चेतना को फिर से जगाने के लिए आए, भारत की संस्कृति के प्रति फिर से लोगों के मन में गर्व का भाव हो, इसके लिए आए। वो कानून व्यवस्था को कानून के मुताबिक चलाने के लिए आए। गोमती नगर की जिस घटना का जिक्र किया उन्होंने और जिस तरह से एक्शन लिया, उन्होंने कई संदेश उसके जरिए दिए। एक कि चाहे मेरी ही सरकार के अधिकारी क्यों ना हो, अगर लापरवाही होगी, कोताही होगी, कानून व्यवस्था को बिगड़ने दिया जाएगा, उसको रोकने के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा तो एक्शन होगा। 3 IPS अफसर का ट्रांसफ़र हो गया, कई पुलिस अधिकारियों का जो है वो निलंबन हो गया। अब आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि ये क्यों हुआ। केवल जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनकी गिरफ्तारी से बात खत्म हो सकती थी कि कुछ लोगों ने ये अपराध किया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भेज दिया गया और उन कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी। बात यहीं तक नहीं रही। पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, खास तौर से पुलिस प्रशासन को संदेश था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी तरह की लापरवाही, किसी तरह की अक्षमता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संदेश मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस अधिकारियों में गया होगा। उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जब उन्होंने कहा कि 2024 जो खटाखट था वो 2027 में सफा चट हो जाएगा, तब वो अपने राजनीतिक विरोधियों को संदेश दे रहे थे और उन लोगों को भी संदेश दे रहे थे जिन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया 2024 में। उन्होंने कहा कि इस नैरेटिव की, मतलब इन शब्दों में नहीं कहा, संदेश उनका जो था, ये जो झूठा नैरेटिव था इसका जीवन बहुत लंबा नहीं है। 2027 में ये नैरेटिव के साथ साथ इसको चलाने वाले भी सफाचट हो जाएंगे। ये ऐसा संदेश है जिसको सुनकर
कांग्रेस और सपा के गठबंधन में जो शामिल हैं उनकी नींद उड़ गई होगी। ये उनकी नींद उड़ाने वाला था। और उसके अलावा जो अपराधी हैं, जिनके मन में अपराध की भावना है, जो अपराध करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ऐसा संदेश है कि इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचोगे भी तो समझ लो परिणाम क्या होगा। जिसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। ये वाक्य है योगी जी का। आप समझ लीजिए, देश में इस समय जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कोई भी इस तरह से प्रशासन नहीं चला रहा है। और सबसे अच्छा प्रशासन चलाने का तरीका क्या होता है कि लोगों के मन में कानून का डर हो, कानून का राज हो। जो निर्दोष निरपराध लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको कानून की सुरक्षा का एहसास हो। उनको लगे कि ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए है, और ये भी लगे कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो गया तो उसके प्रतिकार के लिए सरकार और सरकार का मुखिया बैठा है, वो हमारे साथ अन्याय होने नहीं देगा। जब ये भावना लोगों के मन में आती है, तब उस सरकार का क्या बढ़ता है, जन समर्थन, वोट, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सरकार का इकबाल बढ़ता है। और सरकारें इकबाल से ही चलती हैं। जिस सरकार का इकबाल नहीं होगा, वो सरकार जो होते हुए भी केवल नाम के लिए सरकार होती है, वो उसी तरह से होता है जैसे मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो योगी जी ने कल जो बातें कही, बहुत से लोगों को उम्मीद रही होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हो गई, उनके ही कुछ साथी उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, रहेंगे कि नहीं, ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं। इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, और वो करते तो शायद अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिराते। ये जो लोग उनके खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर उनका जवाब देने उतरेंगे योगी जी, तो उनके स्तर पर उतरना पड़ेगा, और उनके स्तर पर कभी उतर नहीं सकते। तो इसलिए उन बातों का, उन परिस्थितियों का उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। उनको मालूम है कि समस्या क्या है, उनको मालूम है कि समाधान क्या है, और उनको मालूम है कि इस समय भाजपा का समर्थक वर्ग, इस समय सनातन धर्म के मानने वाले सुनना क्या चाहते हैं सरकार में बैठे लोगों से। उन्होंने वो बात कही है जिसको सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, कि कोई इस तरह से बोले तो, कहे तो, करे तो वो कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत से लोगों को लगा कि उन्होंने जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 नाम लिए, एक यादव समाज से, दूसरा मुस्लिम समाज से। वो नाम उन्होंने किसी वोट बैंक की खातिर नहीं लिया। उन्होंने याद दिलाया उत्तर प्रदेश के लोगों को कि याद करो समाजवादी पार्टी के शासन का दौर, इन्हीं 2 समाज के लोगों के आतंक का दौर। याद कीजिए वो दौर जब मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर के लिए जेल में विशेष कमरा बनाया जाता था। उसमें डबल बेड, एसी, सब कुछ, सारी सुविधाएं मौजूद कराई जाती थी। और जिले का डीएम शाम को आता था उनके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए, और उनको मछली खाने की ज़रूरत थी तो जेल परिसर में ही तालाब खोद दिया गया। ये सब कहानियाँ बहुत बार छप चुकी हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। 50 बार ये कहानियाँ छप चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं, लेकिन ये बार बार याद दिलाते रहना ज़रूरी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया का राज था, आज कानून का राज है। ये बदलाव आया है। अब जिनको ये बदलाव दिखाई नहीं देता, वो अभिशप्त हैं उसी तरह के राज की ओर लौट जाने के लिए। तो ये फैसला जो है योगी जी को नहीं करना है, ये फैसला आम मतदाता को करना है कि वो किस तरह का राज चाहता है। ऐसा कानून का राज चाहता है या माफिया का राज चाहता है, और कौन सी पार्टी आएगी तो किस तरह का राज आएगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भूलिए मत, याद रखिए, जरा भी गलत फैसला आपने किया तो एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। मार्च 2017 जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर
1 अगस्त 2024 तक उनके विधानसभा में दिए गए सारे भाषण उठाकर देख लीजिए, एक निरंतरता नजर आएगी। विचारधारा की निरंतरता, देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति आग्रह की निरंतरता, कानून के राज की निरंतरता और सत्ता से अनासक्ति की निरंतरता। उन्होंने कहा मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मेरे लिए ये पद जो है, ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, ये नौकरी की तरह नहीं है कि जैसे चलता था वैसे चलता रहे, बस किसी तरह हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। वो इसके लिए नहीं आए। कुर्सी का उनको कोई मोह भी नहीं है, कुर्सी मांगने भी नहीं गए। वो 1998 में पहली बार सांसद बने थे और 1998 से 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। किसी ने कहीं सुना हो, कभी सुना हो, औपचारिक छोड़िए अनौपचारिक बातचीत में भी उन्होंने कभी ये इच्छा जाहिर की हो कि वो मंत्री बनना चाहते हैं केंद्र में? 2014 से 2017 जब वो मुख्यमंत्री बने, इन 3 सालों में भी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और 2014 में वो 5वीं बार के लोकसभा सदस्य थे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से थे। उनकी क्या छवि है, उनका क्या जनाधार है, ये पार्टी को मालूम था। फिर भी न उनको बनाया गया, न उन्होंने बनने की कोई इच्छा जाहिर की कि केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। तो सत्ता के प्रति आसक्ति उन्होंने कभी दिखाई नहीं। 98 से 2017 19 साल होते हैं। 19 साल से लगातार जो व्यक्ति संसद का, लोकसभा का सदस्य रहा हो, आप मुझे पूरे देश में एक उदाहरण बताइए जो इतने लंबे समय तक सांसद रहने पर जिसने कभी इच्छा व्यक्त न की हो, कोशिश करना तो छोड़ दीजिए, कि उसकी पार्टी सत्ता में हो और वो जो है सत्ता में आना चाहता हो। तो जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं उनको उनकी शक्ति का पता नहीं है। उनके पास जो असली शक्ति है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उनकी सत्ता के प्रति अनासक्ति की शक्ति है। तो ये सत्ता लोलुप लोगों को समझ में नहीं आ सकती है, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह से सत्ता में आना और पैसा कमाना है, उनको ये बात समझ में नहीं आ सकती है और उनको वो संबोधित भी नहीं कर रहे थे। और योगी जी को आप देखेंगे पिछले 7 सालों में कभी आपको बचाव की मुद्रा में नजर नहीं आया। आक्रामकता लेकिन संयमित, मर्यादित। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को उन्होंने कभी लांघा नहीं। कड़ी से कड़ी बात कही होगी लेकिन मर्यादा की सीमा में रहकर की है। तो योगी जी का ये भाषण, फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए या विधायकों के लिए या उनकी पार्टी के अंदर के कुछ लोगों के लिए नहीं था। ये पूरे देश के सनातन धर्म के मानने वालों के लिए और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर निराशा में है, जो हतोत्साहित है, उसमें ऊर्जा भरने के लिए था कि निराश होने की, हताश होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। हमको एक छल से कमज़ोर किया गया है। वो क्षणिक था, ये स्थायी नहीं है और हम में क्षमता है उसको बदलने की। ज़रूरत केवल अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखने की है। इच्छा शक्ति बनी रहेगी तो ऐसे बड़े से बड़े संकट का, चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो योगी जी का ये जो भाषण है 1 अगस्त का, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ेगा और बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसी से माहौल में एक बदलाव शुरू होगा, क्योंकि इस ऐसे भाषण की, ऐसी बातों की लोग अपेक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो लोगों के जो मन में था वो बात योगी जी ने गुरुवार को कही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इसका असर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।